हेलो स्टूडेंट्स, लगुरिया मौजा। आज हम शुरू कर रहे हैं सेक्शन बी ऑफ सीरीज बी ऑफ द ईयर 2020। ये हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन बी का। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25 बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास तीन नंबर्स इन्होंने दिए हैं। पहले 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। सो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 2, कहने का मतलब है 2 का क्यूब। आ जाते हैं फिर 9 के पास। 9 होता है 3 इंटू 3। सो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ गया है 3 का स्क्वायर। और फिर आ जाता है 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि होता है 5 इंटू 5। सो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी हमने लिख देना है 5 का स्क्वायर। अच्छा बच्चों, एक बार आपने जो भी नंबर दिए हैं उनका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया है तो अब आ जाते हैं हम एचसीएफ के ऊपर। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ बोलता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर। तो पहला काम होता है कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढना, एक ऐसा प्राइम फैक्टर जो सभी में है। तो भाई सभी में तो मुझे अगर मैं इंटू 1 लिख दूं, इंटू 1 लिख दूं, इंटू 1 लिख दूं, तो 1 के अलावा और कुछ तो दिख नहीं रहा। तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 1। आ जाते हैं एलसीएम की तरफ। बच्चों एलसीएम जब होगा तो एलसीएम का फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। ऑल द फैक्टर्स। सो ऑल द फैक्टर्स में 2 क्यूब भी आने वाला है, 3 स्क्वायर भी आने वाला है, 5 स्क्वायर भी आने वाला है। 2 2 4 और ये 8 होने वाला है, और ये 9 होने वाला है, और ये 25 होने वाला है। राइट? 25 4 ज़ा 100 होता है, तो 25 8 ज़ा 200 हो जाएगा। 200 मल्टीप्लाइड बाय 9, सो 9 2 ज़ा 1800। तो बच्चों एलसीएम हमारा आता है 1800। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर एचसीएफ 1 है और एलसीएम 1800 है। यहां भी कॉन्सेप्ट के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर, जबकि एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। ये दोनों चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो फिर आप एचसीएफ और एलसीएम किसी भी गिवन नंबर का बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। सो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम पहले एज्यूम करके चलते हैं कि √2 इज अ रैशनल नंबर। सो लेट अस एज्यूम that √2 is a rational number। और जब √2 एक रैशनल नंबर है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? √2 को मैं a/b के फॉर्म में लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो a और b हैं, ये दोनों a/b रैशनल नंबर है, और अगर a/b रैशनल नंबर है तो a और b के जो मेरे कॉमन फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 1 ही होगा, यानी कि a और b दोनों को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, आगे मैं क्या करता हूँ, b को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, ये बन जाएगा a इज इक्वल टू √2b। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देता हूँ, तो बन जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू √2 2b स्क्वायर। ये बन गया। तो अब मैं इसमें यहाँ बोल सकता हूँ कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। जब a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, सो देयरफॉर a इज डिविजिबल बाय 2। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो a इज डिविजिबल बाय 2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहाँ छोड़ता हूँ, इसकी ज़रूरत आगे हमें पड़ेगी। अच्छा, अब a की जगह हम क्या करते हैं, लेट a की, क्योंकि a 2 से डिविजिबल है तो मैं a की जगह 2c लिख सकता हूँ। तो मेरा जो इक्वेशन है ये बन जाएगा 2c द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। या फिर 2 के टेबल से कट हो जाने के बाद बन जाएगा
2c² इज इक्वल टू b²। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे लिखूं, b² इज इक्वल टू 2c²। तो यहां मैं बोल सकता हूं कि b² इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर b इज डिविजिबल बाय 2। इसको भी इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। ठीक है बच्चों, तो a इज डिविजिबल बाय 2, b इज डिविजिबल बाय 2। जब a भी 2 से डिविजिबल है, b भी 2 से डिविजिबल है, तो कहने का मतलब ये है कि a एंड b हैज 2 एज कॉमन फैक्टर। तो मैं कह सकता हूं a एंड b आर नॉट को प्राइम। लेकिन यहां जब हमने स्टार्ट किया था a और b, जब बोला था कि ये रैशनल नंबर हैं, तो वहां पे हम लिखना था a एंड b आर को प्राइम। कहने का मतलब है a एंड b हैज ओनली वन एज कॉमन फैक्टर। पर यहां हमें मिल गया है कि a एंड b हैज 2 ऑल्सो एज अ कॉमन फैक्टर। तो अब भाई a और b को प्राइम नहीं रह गए, और जब a और b को प्राइम नहीं रह गए तो a बाई b रैशनल नंबर नहीं हुआ। सो देयरफॉर a बाई b, और वी कैन से √2 इज नॉट रैशनल नंबर। तो जब ये रैशनल नंबर नहीं रहा तो हम बोलेंगे देयरफॉर √2 इज इर्रेशनल नंबर। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। √2 इर्रेशनल प्रूव करना था। हमने स्टार्ट किया कि √2 एक रैशनल नंबर है, a बाई b के फॉर्म में रखा, स्क्वायरिंग किया, और हमें पता चला कि भाई a जो है वो 2 से डिविजिबल है, और सिमिलरली पता चला कि b जो है वो भी 2 से डिविजिबल है। जब a और b दोनों ही 2 से डिविजिबल होंगे तो यानी कि वो कोप्राइम नहीं होंगे, उनका 2 एक कॉमन फैक्टर होगा। जबकि हम पहले एज्यूम करके चले थे कि a और b का सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है, वो कोप्राइम है, और यहाँ प्रूव हो गया कि भाई वो कोप्राइम नहीं है, उनका अदर देन 1 2 भी एक कॉमन फैक्टर है। सो देयरफॉर √2 इज नॉट एन रैशनल नंबर। तो जब √2 रैशनल नंबर नहीं होगा तो डेफिनेटली √2 विल बिकम एन इर्रेशनल नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट। तो हमें सम दिया है और प्रोडक्ट भी दिया है उनके जीरोस का 1 and 1। ओके, सम भी 1 है, प्रोडक्ट भी 1 है। तो देखते हैं, यानी गिवन इंफॉर्मेशन हमें दी है, सम ऑफ रूट्स हमें दिया हुआ है, या जिसको सम ऑफ जीरोस भी बोल सकते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू 1 दी गई है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जिसको हम अल्फा बीटा बोला जाता है वो भी आपको 1 दिया है। तो बच्चों जब भी आपको सम और प्रोडक्ट दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, तो आपको याद रखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। क्या बोला मैंने? x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, जिसमें s क्या है? s का मतलब है सम, और p क्या है? p का मतलब है प्रोडक्ट। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x² माइनस सम की जगह 1 आ गया 1x, प्लस प्रोडक्ट की जगह भी 1 आ गया, इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें चाहिए था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x² माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। Find a relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from the points 7, 1 and 3, 5। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें उन्होंने 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहले पॉइंट को मैं a मान लेता हूं जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 7, 1,
और एक पॉइंट और हम यहाँ पर B मान ले रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स इन्होंने दिए हुए हैं 3,5 और बोलता है कि एक पॉइंट है इनके बीच में कहीं, मान लेते हैं वो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हम x, y ले लेते हैं और इन्होंने बोला है कि वो इक्विडिस्टेंट है। कहने का मतलब है दिस इज इक्वल टू दिस। कहने का मतलब है कि AP इज इक्वल टू PB। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं तो ये बन जाने वाला है AP का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर। क्या मैं अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकता हूं A और B के बीच में? बिल्कुल कर सकता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब ऐसी सिचुएशन है कि जब मैंने स्क्वायर कर दिया है तो वो रूट वहां से हट गया है, तो अब मेरे पास सिर्फ बचेगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। इसलिए मैंने स्क्वायरिंग कर लिया बोथ साइड। और वैसे ही PB के लिए भी करना है। PB के लिए भी x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर लगाना है। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, जब मैं ये दोनों पॉइंट लेता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ x1 y1 और इसको ले लेता हूँ x2 y2। अब करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले x2 पॉइंट है मेरा x2 को मैं 7 ले रहा हूँ, ठीक है ना। x2 को मैं 7 ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा 7 माइनस x1 हो गया x का होल स्क्वायर प्लस y2 है मेरा 1 और माइनस और y1 है y और इसका स्क्वायर। जब मैं ये दोनों पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ तो इसको x1 y1 और इसको मैं x2 y2 ले लूँगा। तो यहाँ पर भी मैं कुछ वैसे ही करने की कोशिश करता हूँ। x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस x द होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 5 माइनस y द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर से इसको ओपन कर देते हैं। 7 का स्क्वायर 49 माइनस प्लस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 b का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2y और यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 9 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 6x और यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर और माइनस 10y। तो हमने क्या किया, सभी में a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला लगा के इसको ओपन कर दिया है। अब एक काम करते हैं बच्चों, सारे नंबर्स एक तरफ और अल्फ़ाबेट सब एक तरफ लगाने की कोशिश करते हैं। बन जाएगा x स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ से माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर y स्क्वायर है, यहाँ से माइनस y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ माइनस 14x है और यहाँ से प्लस 6x आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 2y है और यहाँ से प्लस 10y आ जाएगा इज इक्वल टू, और नंबर में यहाँ बचेंगे 9 और 25, वहाँ से 49 भी माइनस 49 बन जाएगा और प्लस 1 भी माइनस 1 बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ देखिए x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो गया, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कैंसिल हो गया है और माइनस 14x प्लस 6x से हमें बन जाएगा 8x माइनस 8x और यहाँ पे 10 माइनस 2 से बन जाएगा 8y इज इक्वल टू 25 प्लस 9 करने पर आ जाता है हमारे पास 34 और यहाँ पे माइनस 49 और माइनस 1 से आ जाता है माइनस 50। सो 50 में से 34 माइनस किया तो हमारे पास बचता है 16 विद अ माइनस साइन। सो अब भाई ये सब के सब पूरे 8 के टेबल से कट जाते हैं, 8 1 जा 8 1 जा 8 2 जा। तो बच्चों आंसर आया माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। आप चाहें तो सबको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो बच्चों हमसे पूछा गया था कि रिलेशन क्या है बिटवीन x एंड y। सो x और y के बीच में रिलेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हेलो स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
Find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6. So ये क्वेश्चन भी आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं। पॉइंट ए हम यहाँ पर ले लेते हैं, जिसको कोऑर्डिनेट हम दे रहे हैं -3, 10। एक को हम x1 ले लेते हैं और एक को y1 ले लेते हैं। एक पॉइंट मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये है मेरा पॉइंट B, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -8 और इसको मैं ले रहा हूँ x2 और इसको ले रहा हूँ y2। और ये दोनों के दोनों बीच में डिवाइड हो रहे हैं पॉइंट P से, जिसके कोऑर्डिनेट्स में x, y ले लेता हूँ और इनके वैल्यू है -1, 6। ये भी हमको दिया हुआ है और हमसे पूछा है आप रेशियो बताइए। सो आपको पता है जब भी रेशियो नहीं दिया जाता है तो हम बोलते हैं लेट द रेशियो बी k:1। k:1 रेशियो लेके करते हैं। आपको पता है यहाँ जो k है वो m1 है और जो 1 है वो m2 है। तो बच्चों इसके लिए भी हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला आपको बताते हैं। फॉर्मूला है x = m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। या तो आप x में या y में किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका रेशियो आ जाने वाला है। तो चलिए पहले x लेकर के करते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर है -1 = m1 की वैल्यू है k मल्टीप्लाइड बाय x2 की वैल्यू है 6। तो ये 6k हो जाने वाला है, प्लस m2 की वैल्यू हमें दी गई है 1 मल्टीप्लाइड बाय m1 x2 प्लस m2 x1। x1 की वैल्यू दी गई है -3 होल डिवाइडेड बाय k+1। चलिए k+1 को दूसरी तरफ ले जाके -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बाहर -1 आ जाएगा, अंदर हो जाएगा k+1 = यहाँ पे 6 × k 6k हो जाएगा और यहाँ प्लस इंटू माइनस, सो 3 × 1 3 हो जाता है। चलिए माइनस के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाता है -k -1 = 6k - 3। अच्छा, अब मैं ले जाता हूँ -k को दूसरी तरफ और -3 को भी दूसरी तरफ। -k जब दूसरी तरफ गया तो वो बनेगा 6k + 1k और यहाँ पर जो -1 था, जब -3 यहाँ आया तो बनेगा +3। सो 3 - 1 हो गया है 2 = 7k। देयरफॉर k की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई है 2/7। तो जो हमारा रेशियो है वो रेशियो, क्योंकि हमने लिया था k:1, तो वो हमारा रेशियो बन जाएगा 2:7। एक्चुअली रहेगा 2/7:1, बट उसको फिर सिंप्लीफाई करके 2:7 आपका रेशियो आ जाएगा। मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ बच्चों, अगर आपको y के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, आप y के कोऑर्डिनेट्स लेकर के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे y = m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चलिए जल्दी से इसको भी करके आपको दिखा देते हैं कि वेदर आप x लें या y लें, आपका रेशियो हमेशा सेम आएगा। सो y की वैल्यू यहाँ पर है 6 और m1 की वैल्यू है k मल्टीप्लाइड बाय y2 की वैल्यू थी -8 प्लस m2 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाइड बाय y1 की वैल्यू दी गई है 10 डिवाइडेड बाय k+1। वहाँ ले जा कर के 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6k + 6 हो जाएगा और यहाँ बचेगा -8k + 10। बच्चों अब हम फिर से k को एक तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ बचेगा 6k + 8k = यहाँ बचेगा 10 - 6। 10 - 6 हमारे पास बचा 4 और यहाँ 6k + 8k बचा 14k। सो k की वैल्यू आ गई 4 डिवाइडेड बाय 14, जिसको 2 2 और 2 7 से कट किया। तो यहाँ भी देखिए बच्चों, यहाँ भी ध्यान देना, यहाँ भी k की वैल्यू 2/7 ही आई है इसकी तरह, यानी कि हमारा रेशियो है
2:7। तो आप कोई भी पॉइंट लेकर के वैल्यू पता कर सकते हैं। बच्चे घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि x का वैल्यू लिया जाए कि y का वैल्यू लिया जाए। किसी एक का वैल्यू लेकर के आप निकाल सकते हैं। मैंने कंफर्म करने के लिए आपको दोनों करके दिखा दिए। एग्जाम में आप एक करेंगे तो भी इनफ है, बट दोनों कर लिया तो वो आपके लिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो जाता है, बशर्ते आप अपना टाइम नहीं लूज कर रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है, स्पीड है, तो आप दोनों करके क्रॉस चेक करके अपना आगे क्वेश्चन लेके जा सकते हैं। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16, इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। नाउ दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, जहां आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3k और 4k सब्स्टिट्यूट करके आप बेस की वैल्यू पता करेंगे। एक बार बेस की वैल्यू आ जाए तो आप cos और tan के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं। एक दूसरा भी मेथड है जिसमें आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, हम उसको यहाँ पे करने वाले हैं। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी में हम साइन ए की जगह 3/4 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 3/4 और उसका लगा दिया स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया है कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। बच्चों 3 का स्क्वायर हो गया है 9, 4 का स्क्वायर हो गया है 16 प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। एक काम करते हैं, 9/16 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस 9/16। इसके नीचे 1 लिया, इसका एलसीएम निकाल देते हैं। चलिए बच्चों, सो 16 1 ज़ा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाय 16। अब बच्चों 7 डिवाइडेड बाय 16 cos स्क्वायर a आ गया है, तो cos a की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 16 का रूट तो हो जाएगा 4। तो बच्चों cos a की वैल्यू हमें आ गई है रूट 7 डिवाइडेड बाय 4, जो हमें चाहिए थी। अब हम निकालते हैं tan a की वैल्यू। tan a की वैल्यू का फॉर्मूला होता है sin a डिवाइडेड बाय cos a। बच्चों sin a का वैल्यू है 3/4, cos a का वैल्यू है रूट 7/4। चलिए 3/4 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/√7 हो जाएगा, 4 कैंसल्ड हो गया। तो बच्चों हमारा जो tan a का आंसर है वो आ गया 3 डिवाइडेड बाय √7। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में cos a की वैल्यू आ गई है रूट 7/4 और tan a की वैल्यू आ गई है 3 डिवाइडेड बाय √7। मैंने आपको पहले भी बताया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। एक पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी कर सकते हैं, एक आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हैं। दिस इज हाउ द मैथ्स इज सो ब्यूटीफुल। आप कोई भी मेथड यूज कर लीजिए, आपको मार्क्स मिलने हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये करेंगे तो नंबर मिलेंगे और वो करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, बट कोशिश कीजिए कि आपको दोनों रास्ते ठीक से समझ में आए, पता चले, क्योंकि कल को क्या पता कौन सा रास्ता आपको इस्तेमाल करना पड़े अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। सो लेट अस अटेम्प्ट इट क्विकली। दिस इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा, हमारे पास 2 प्लेयर हैं, संगीता, रेशमा। They play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. इसका probability of winning of Sangeeta is 0.62. Probability of winning of Sangeeta, जब संगीता जीत रही है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.62 है। हमें चाहिए रेशमा की विनिंग की प्रोबेबिलिटी। ओके, ध्यान दीजिए, संगीता की विनिंग की प्रोबेबिलिटी है, तो जब संगीता विन कर रही है उसी टाइम तो रेशमा लूज करेगी। तो ये जो संगीता की विनिंग की प्रोबेबिलिटी है, यही सेम चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा लूजिंग भी है। सो रेशमा की लूजिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0.62। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई plus probability of not happening of that event, that is complement of that event, is always 1.
या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी किसी के होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस उसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी से पता चलती है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा लूजिंग इज 0.62. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग चाहिए, रेशमा विनिंग की प्रोबेबिलिटी विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा losing. So Reshma losing is 0.62. So 1 minus 0.62 is 0.38. So the probability of Reshma winning is 0.38. And the concept behind this is this simple formula. Probability of an event E when added to probability of not E will always be equal to 1. तो बच्चों ये था हमारा सेक्शन बी. जल्दी मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा सेक्शन सी और सेक्शन डी.